एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइज, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडस्ट्री फार्मेसी की, जो आपका 5th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। सो इसमें आज हम फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडस्ट्री फार्मेसी जो है इसका मीनिंग क्या है। अब देखो, इंडस्ट्रियल मीन्स इंडस्ट्री से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इसमें क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी इन विच स्टडी अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट एंड marketing and distribution of drugs products including quality assurance of these activity। तो मीन्स कि देखो, इंडस्ट्रीज में जितनी हम मैन्युफैक्चर करते हैं, ड्रग्स की डेवलपमेंट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उनका क्वालिटी एश्योरेंस भी करते हैं। जब तक मेडिसिन से क्वालिटी एश्योरेंस अच्छे से नहीं हो जाती, तब तक हम उसको मार्केटिंग में लॉन्च भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, ये सब इंडस्ट्री कर रही है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो इंडस्ट्री है कैसे वो मेडिसिन आपकी बना रही है, ठीक है। आप देखोगे जो टैबलेट्स है वो कैसे मैन्युफैक्चर करती है इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें सब देखोगे कि हर एक स्टेप पे कौन कौन से हमें स्टेप लेने होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे पेरेंटल्स का पढ़ोगे और टैबलेट्स कैप्सूल्स देखोगे आप, ठीक है। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस देखोगे कि कैसे कैसे बनती है, ठीक है। अब आप पूरे इस जर्नी के अंदर पूरा मास्टर्स कर लोगे इंडस्ट्री फार्मेसी के अंदर। और ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में हमें प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज दी हैं। देखो, प्री का मतलब होता है पहले, फॉर्मुलेशन मीन्स फॉर्म करना किसी चीज को, ठीक है, फॉर्म करना। अब यहाँ पर ऐसी स्टडीज जो हम किसी फॉर्मुलेशन को बनाने से पहले करते हैं। प्री फॉर्मुलेशन मीन्स किसी फॉर्मुलेशन को बनाने से पहले की गई स्टडीज को हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी बोल रहे हैं। तो इसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या दिया है, तो पहले आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन, गोल्स पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव देखना है हमें इसका, स्टडी ऑफ फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है हमें, ठीक है। अब फिजिको केमिकल का मतलब क्या होता है, फिजिको जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो फिजिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और केमिकल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो केमिकल्स को, ठीक है। फिजिको केमिकल जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो, आपने मेडिसिन केमिस्ट्री में फोर्थ सेमेस्टर में जब आपने देखा होगा मेडिसिन केमिस्ट्री में, आपको पहली यूनिट में सब चीजें दी होती हैं, ठीक है। आपने इससे पहले एक ये जो आपका है पार्टीशन कॉफिशिएंट, पीएच क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, सॉल्युबिलिटी तो आपने पढ़ा ही रखा होगा, ठीक है। तो इसमें से काफ़ी कुछ है वो सिमिलर भी है जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। तो ये जो यूनिट है ना, ये कुल मिलाकर बहुत ही आसान होने वाली है, ठीक है। और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो बहुत ईजी होने वाली है, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास है बीसीएस। ये बीसीएस बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने सबसे पहले कभी नहीं सुना होगा इससे पहले वैसे तो, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए ये जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, चाहे वो 1 नंबर में पूछा जाए, 2 नंबर में पूछो, 5 में, 10 में, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने नोट्स अगर बना रहे हो ना तो उस पर इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर आपको फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हम पहले देखेंगे, ठीक है। पहले हम देखेंगे यहाँ पे प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज है। आपने एक बार सिलेबस पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे सारा लिखा हुआ है सिलेबस, और जो उसके नोट्स होंगे वो टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम को जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, इसमें आपको फिजिकल फॉर्म पढ़नी है, क्रिस्टल और एमोर्फस फॉर्म आपको पता है, ठीक है। पढ़ा भी होगा आपने पहले +1 +2 में तो पढ़ रखा होगा, ठीक है। आपको पार्टिकल साइज देखना है, शेप देखना है, फ्लो प्रॉपर्टीज देखनी है, सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल्स देखनी है, यहाँ पे पीके क्या होता है, यहाँ पे पीएच क्या होता है, पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको हाइड्रोलाइजेशन देखनी है, हाइड्रोलाइसिस मीन्स की जब वाटर की प्रेजेंस में कोई चीज ब्रेक हो जाती है, ठीक है, उसको हम हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो बड़ा इजी है, ठीक है। रेस्पिराइजेशन जो है ये भी आपने पढ़ी रखा होगा, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये भी आपने पढ़ी रखा होगा, ठीक है। तो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पर, एक बार इनको पूरा अच्छे से देख लेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे से नहीं देखनी है, अगर आपको लगता है कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस इसके नोट्स मुझे चाहिए, तो आप नोट डाउनलोड करके भी देख सकते हो। और जो इसका जो आगे अगर आप इसको पूरा आगे तक जब बीसीएस क्लासिफिकेशन आएगी तब इस वीडियो को शुरू भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से इसको शुरू से शुरू करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में आपको पहले प्री फॉर्मुलेशंस देखनी है। प्री फॉर्मुलेशन मतलब क्या होता है, बिफोर और टू मेक, यानी फॉर्मुलेशन मीन्स क्या होता है, टू मेक, यानी जो ऐसी स्टडीज जो हम फॉर्मुलेशन करने से पहले करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। टू स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सब्सटेंस बिफोर फॉर्मुलेशन। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव सिंपल है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे मान लो आपको एक टैबलेट बना रहे हो, ठीक है। अब आपको इस टैबलेट को बनाने के लिए एपीआई चाहिए, ठीक है, और आपको एक्सिपिएंट चाहिए होते हैं,
ठीक है। एपीआई एक्सीपिएंट चाहिए होते हैं, मतलब काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स वगैरह सब इसके अंदर जाती हैं। ठीक है। अगर आपको पता होगा कि जो एपीआई है, इन प्रिजर्वेटिव्स ने जो एक्सीपिएंट हमारे पास हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सीपिएंट्स होती हैं, तो इन एपीआई के अंदर जो हमारा एक्सीपिएंट है, इस एक्सीपिएंट के अंदर हमें एपीआई को मिक्स करना होता है। ठीक है, अच्छे से मतलब पूरा करके इसको, तब हम इसकी टैबलेट फॉर्म करती है। ठीक है, यही होता है। तो देखो, अगर आप एपीआई को इसके अंदर मिक्स करते हो, ठीक है, जब इसके अंदर मिक्स करके आप इसको टैबलेट फॉर्म करते हो, तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपके पास प्रॉब्लम्स भी आएंगी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि एपीआई जो हमारा है ये सोल्यूबल है भी या नहीं है, जो हमारे सॉल्वेंट लिया है, ठीक है, अगर वो, जैसे फॉर एग्जांपल हम कलरिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, अगर वो इससे रिएक्ट कर गया, ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम इसमें ऐड करते हैं। तो मेनली बात क्या है कि जब हम एपीआई को एक्सपेंड के अंदर ऐड करते हैं, जब भी हम कोई टैबलेट का फॉर्मेशन करते हैं, कोई भी डोसेज फॉर्म का प्रिपरेशन करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि जो हमारा एपीआई है वो एक्सपेंड के साथ अच्छे से मतलब स्टेबल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, मिक्स हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। ठीक है, अगर ये इसके साथ मिक्स ही नहीं हो पाया तो हमारी टैबलेट कैसे फॉर्म होगी। तो यहाँ पर हम कुछ स्टडीज करते हैं, देखते हैं कि कौन सी जो हमारी सॉल्वेंट है वो एपीआई के लिए बेटर रहेगा डिजोल्व होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट हमने जैसे फॉर एग्जांपल लिया और इसमें हमें ड्रग्स मिक्स करनी है, तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है आपका कैसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट आपको ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल मिथनॉल हो सकता है, वाटर हो सकता है, या कोई बेंजीन वगैरह, XYZ कुछ भी हो सकता है, आपको पता है सॉल्वेंट का। ठीक है, तो अगर हम इसमें हमें पहले इसको देखना पड़ेगा कि ये किस सॉल्वेंट में ये डिजोल्व होता है नहीं होता। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें देखना होता है, ड्रग के अकॉर्डिंग, कि ये कौन सा सॉल्वेंट हमें लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, आपको कोई टैबलेट अगर बना रहे हो ना, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये हमें एपीआई इसके अंदर मिक्स होगा। ठीक है, सब कुछ हमें पहले से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इन सबको पता करने के लिए कुछ स्टडीज करते हैं, जिसको हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज बोलते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है, टू डिटरमाइन द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू ड्रग्स। कोई नई ड्रग आई है हमारे पास, तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को बनाने के मतलब पता करने के लिए, अगर हम उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पता कर लेंगे ना, तो हमारा आधा काम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसका नेचर कैसा है ड्रग का। ठीक है, अगर कोई भी नई रिसर्च करके ड्रग आती है मार्केट में, तो उसमें तो हमें थोड़ा सा ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टू डिटरमाइन द किनेटिक्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, किनेटिक मीन्स कि जो हमारा आपने पढ़ा होगा फिजिको फार्माकोकिनेटिक पढ़ा होगा, फार्माकोडायनेमिक पढ़ा होगा, तो ये फार्माकोलॉजी का पूरा हुआ है। लेकिन किनेटिक का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। ठीक है, हमारी बॉडी में कैसे वो मूव करती है। ठीक है, उसमें तो यहाँ पे हम किनेटिक को पता कर सकते हैं कि कैसी किनेटिक है, उसकी स्टेबिलिटी को पता कर सकते हैं ड्रग्स की। ठीक है, एंड इस्टेब्लिश टू इस्टेब्लिश कंपैटिबिलिटी विद कॉमन एक्सिपिएंट। अगर हम कोई हमने एक्सपेंट लिया, ठीक है, और एक्सपेंट में उस ड्रग को मिला रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ये भी पता चल जाएगा कि कैसा एक्सपेंट उसके लिए होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक्सिपेंट्स को भी पता कर सकते हैं कि कैसा एक्सपेंट उसके अंदर डिजोल्व होगा, कैसा एक्सपेंट उसके अंदर मिक्स होगा। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है टू डेवलप एन ऑप्टिमल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, हम यहाँ पे ड्रग का डिलीवरी सिस्टम पता कर सकते हैं कि कौन से ड्रग को हम इसमें किस रूट से दे सकते हैं। अगर हम बात करें गोल्स की, टू डेवलप स्टेबल, सेफ एंड इफेक्टिव डोसेज फॉर्म, ये इसका मेन गोल रहेगा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सिस्टम की। तो सबसे पहले हमारे पास है ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ आती हैं। ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक का मतलब होता है, ऑर्गन्स मीन्स क्या होता है, देखो ऑर्गेनो मीन्स क्या होता है, ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेप्टिक मीन्स लविंग, लेप्टिक मीन्स क्या होता है, लविंग, यानी जो हम अपने ऑर्गन्स को यूज करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना कलर्स देख सकते हैं, अपने आंखों से कलर को देख सकते हैं। ठीक है, और ऑर्डर हम अपने नोज के थ्रू कर सकते हैं, टेक्सचर अपने महसूस उसको हाथ लगाकर देख सकते हैं कि कैसा टेक्सचर है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर इसका टेस्ट वगैरह हम सब इसका ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोडक्ट शुड बी गुड इन अपीयरेंस, जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका अपीयरेंस में अच्छा होना चाहिए। कलर की अगर हम बात करें यहाँ पे प्लेजेंट कलर होना चाहिए, अपीलिंग कलर होना चाहिए। अगर हम बात करें ऑर्डर और उसकी टेस्ट की, वो आपको प्लेजेंट होना चाहिए। ठीक है, एब्सेंस ऑफ इम्प्योरिटीज एंड शुड बी इन अ प्योरेस्ट फॉर्म। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्रिस्टल एंड अमोर्फस फॉर्म की, तो क्रिस्टल अमोर्फस फॉर्म आपने नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको आता है। देखो यहाँ पर मेनली क्या होता है, जो आपका क्रिस्टल फॉर्म होता है, उसमें बिल्कुल रेगुलर आपकी अरेंजमेंट होती है ऐसे।
ठीक है। देखो यहाँ पे बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट है, लेकिन अगर जो अमोर्फस होता है आपका, उसमें कोई ऐसे पर्टिकुलर अमाउंट में, मतलब पर्टिकुलर आपका अरेंजमेंट नहीं होती, इरेगुलर होती है अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो पर्टिकुलर ऑर्डर, यहाँ पे कोई ऑर्डर अच्छा नहीं है इसका। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा होता है पूरा ये। और यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया है। तो यहाँ पे आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको हम ट्रू सॉलिड भी बोल देते हैं, अमोर्फस सॉलिड्स को हम सूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी ज्योमेट्रिकल क्रिस्टल ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे इसका एक ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। मैंने अभी आपको दिखाया भी था, ऑर्डर अरेंजमेंट पूरा होता है। ठीक है, इसमें आपका इरेगुलर होता है, और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका शार्प होता है, फिक्स्ड होता है इसका। अगर मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करें ना, देखो जो मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, देखो जो आपका क्रिस्टल वाले होते हैं, क्रिस्टल वाले का फॉर एग्जांपल आपका मेल्टिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का, नंबर ऑफ सब्सटेंस ले लो, तो यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस का मान लो यहाँ पे 100 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब इतना आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना है। ठीक है, तो अगर हम इस क्रिस्टल को क्या करते हैं, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट इसका पता लगा लेते हैं। अगर हम इसको दोबारा से मेल्टिंग पॉइंट इसका करते हैं, तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 99 हो सकता है, या 11101 तक जा सकता है। ठीक है, यानी ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन मतलब पूरा फिक्स रहेगा इसका। ठीक है, तभी हमें लिखा हुआ है फिक्स्ड। अगर हम बात करें एमोर्फस की, एमोर्फस में क्या दिक्कत होती है कि इसका जो फिक्स नहीं होता, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत आगे भी चला जाता है, पीछे भी चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 100 था, तो यहाँ पे 98 भी चला जा सकता है, और यहाँ पे 102 भी जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूरा फिक्स अमाउंट फिक्स होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल वो लिखा हुआ है कि नॉट डेफिनेट, यहाँ पे पूरा डेफिनेट नहीं है कि इसका आगे पीछे भी हो सकता है। और उसकी अगर बात करें फिजिकल नेचर की, इसका ट्रू सॉलिड होता है, ये सूडो सॉलिड होता है। अगर हम बात करें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, यहाँ पे इक्वली शेड होता है, और यहाँ पे इक्वल शेड नहीं होता। अगर मैं बात करूँ रिजिडिटी की, यानी हार्डनेस किस में ज़्यादा है, क्रिस्टल फॉर्म जो होती है वो हार्ड ज़्यादा होती हैं, और अमोर्फस फॉर्म कम होती है। ठीक है, यहाँ पे फिक्स्ड इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे डू नॉट हैव फिक्स्ड इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें स्टेबल की, इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, देखो स्टेबिलिटी जो डिपेंड करती है वो क्रिस्टल के ऊपर, मतलब जो ज़्यादा जो स्टेबल होते हैं वो क्रिस्टल होते हैं, और जो एमोर्फस होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, देखो जो एमोर्फस होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का अलग अलग है, और यहाँ पर देखो बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं, जो सॉल्युबिलिटी यहाँ पर है वो कम है इसकी क्रिस्टल फॉर्म में, और अगर ये एमोर्फस फॉर्म के हैं तो ये क्रिस्टल जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, काम भी आएगी आपके काफ़ी आगे। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सारा लाइन में नहीं है, एग्जाम्पल एक है सारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर पेनिसिलिन जी, पोटेशियम इज मोर स्टेबल एंड मोर थेरेप्यूटिकल रिस्पॉन्स देन द एमोर्फस फॉर्म। अगर जो पेनिसिलिन जी जो है अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा रेदर देन द एमोर्फस फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिकल साइज, शेप एंड सरफेस एरिया। अब देखो जो आपका पार्टिकल है, जो आपका ड्रग सब्सटेंस है, उसका जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज जो है उसका छोटा भी हो सकता है, अगर जितना छोटा होगा उतना वो सोल्यूबल होगा। ठीक है, जितना बड़ा होगा उतना कम सोल्यूबल होगा। अगर मैं बात करूँ शेप की, अगर आपको जो पार्टिकल की शेप है अगर वो स्फेरिकल होगा तो स्फेरिकल तो ज़्यादा सोल्यूबल भी हो सकता है। ठीक है, और सरफेस एरिया कैसे, सरफेस एरिया जो है ये आपका साइज से डिनोट करता है, अगर जितना छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा सरफेस होगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रपोज होता है ये, आप बोल सकते हो यूनिवर्सल प्रोपोर्शन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा वैसे तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा। तो देखो यहाँ पर है सबसे पहले दीज प्रॉपर्टीज ऑल्सो अफेक्ट द बायोफार्मास्यूटिकल बिहेवियर ऑफ ड्रग। पहले हम बात करते हैं इसके पार्टिकल शेप की, सॉरी पार्टिकल साइज की। पार्टिकल साइज जो है अगर जितना छोटा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। सिंपल देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पार्टिकल है कोई, ठीक है, अगर इस पार्टिकल की लेंथ अगर हम छोटी कर दें तोड़ के इसको, ठीक है, अगर हम इसको ब्रेक करके थोड़ा और छोटा कर दे तो इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी, हाइट छोटी हो जाएगी। तो जितना हम इसको छोटा करते रहेंगे उतना इसकी सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसको हम अच्छे से पानी में घोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अ टर्म विच इज यूज्ड टू मेजर फाइंड आउट द डिमेंशन ऑफ द पार्टिकल लिक्विड सॉलिड, ये पढ़ लेना एक बार। ठीक है, अब देखो पार्टिकल साइज अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन और बायोबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब देखो पार्टिकल साइज जो है यहाँ पर सॉल्युबिलिटी भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है अगर पार्टिकल साइज को छोटा कर देते हैं। इजी टू मिक्स, अफेक्टेड फ्लो प्रॉपर्टीज, यहाँ पे जो है साइज इफेक्ट्स द ड्रग रिलीज ऑफ द डोसेज फॉर्म एंड एब्जॉर्प्शन, थेरेप्यूटिकल एक्शन, फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द डोसेज फॉर्म लाइक अ सस्पेंशन, इमल्शन, फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर डिनोटेड बाय द माइक्रोमीटर। ठीक है, बाकी तो एक आप पढ़ ही लेना इसको।
अगर मैं बात करूँ कि हम किसको, जो हमारा पार्टिकल साइज है उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ फोर मेथड जो है इसके हम डिटरमाइन कर सकते हैं। पहले जो हमारे पास है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स कर सकते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप मेथड्स कर सकते हैं, गिवन नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सेडिमेंटेशन से कर सकते हैं, जितना सेडिमेंटेशन में क्या होता है, सेडिमेंट मतलब सेडिमेंट हो जाना नीचे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास कोई, हमारे पास कोई यहाँ पे बीकर है, इसके अंदर हमने कोई अपना ड्रग पार्टिकल डाला, ठीक है। अगर वो ज़्यादा नीचे सेटल हो जाता है तो उसका मतलब उसका पार्टिकल साइज जो है ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तभी तो नीचे बैठ रहा है। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी, पार्टिकल साइज बड़ा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी इसकी, तो नीचे बैठेगा। सेडिमेंटेशन से हम इसको पता कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इसका लिखा भी हुआ है मेथड यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्टिविटी मेथड। इसमें बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द चेंज ऑफ द लाइट इंटेंसिटी यूजिंग द मेथड लाइक अ, यहाँ पे पहला मेथड जो इस्तेमाल करते हैं काउंटर कॉल्ड मेथड और लाइट स्कैटरिंग मेथड, ठीक है। लाइट स्कैटरिंग मेथड में क्या होता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपका ये कोई आपका, ठीक है, पार्टिकल है, अगर इसको कोई लाइट स्केट करके ऐसे निकल जाती है, ठीक है, ऐसे निकल जाती है, तो उसका मतलब यहाँ पे हम लाइट स्केटिंग का पार्टिकल्स का साइज पता कर सकते हैं। कुछ इस तरह का होता है। ऐसा आपने पढ़ भी लिया होगा क्योंकि आपने पिछले सेमेस्टर में आपके पास था ये। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिकल शेप। पार्टिकल शेप हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पार्टिकल शेप ऑफ द पार्टिकल्स, सॉरी, शेप ऑफ पार्टिकल्स इन्फ्लुएंस द सरफेस एरिया, फ्लो प्रॉपर्टीज एंड पैकेजिंग एंड कंपैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स। देखो यहाँ पे जो आपका स्फेरिकल पोर्शन है, ठीक है, हैविंग अ मैक्सिमम सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस पे अब इसका सॉरी मिनिमम सरफेस एरिया होता है। अगर ये स्फेरिकल होता है तो इसका मिनिमम सरफेस एरिया होगा और बेटर फ्लो प्रॉपर्टी होगी। सरफेस क्या होंगे, देखो अगर ये गोल होगा, ठीक है, आपने देखा होगा जो बॉल वगैरह है वो जल्दी ऐसे जब वो नीचे गिरती है तो आगे के भागती रहती है बॉल, ठीक है। लेकिन यही अगर कोई क्यूब शेप का कोई बॉक्स गिर जाए तो आगे नहीं भागेगा ऐसे, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है स्फेरिकल है तो आगे भागेगा ही वो। तो नेक्स्ट हमारे पास है शेप। शेप जो है ये इन्फ्लुएंस करती है डिसोल्यूशन को, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पार्टिकल सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज के ऊपर। जितना छोटा साइज होगा उतना सरफेस एरिया होगा, ठीक है। अब आपने देखा होगा इंटेस्टाइन्स में आपने विलाइज वगैरह पढ़ी होंगी, तो वहाँ पे सरफेस एरिया क्या करती है, बढ़ा देती है विलाइज, ठीक है। जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही आपका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइज एंड सरफेस एरिया आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। ऑब्वियस ही बात है, जितना साइज छोटा होगा उतना ही तो आपका सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे हमारे पास ये चीज़ थी, ठीक है, इसको अगर हम 20 से तोड़ दें तो इसका हाफ अगर मैं देखूँ ऐसे हो जाएगा, तो सरफेस एरिया तो बढ़ गया ना यहाँ पे। सरफेस एरिया तो पहले से सरफेस एरिया बढ़ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सरफेस एरिया को डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉलर ऑफ द ड्रग पार्टिकल ग्रेटर सरफेस एरिया, और इसकी डिटर्मिनेशन करने की मेथड क्या है, एड्जॉर्प्शन मेथड कर सकते हो आप, ठीक है, और एयर परमिबिलिटी मेथड से कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं फ्लो प्रॉपर्टीज की, तो फ्लो प्रॉपर्टीज मेनली जो है एंड एबिलिटी ऑफ पार्टिकल टू फ्लो, जितना आप जैसे आपका पार्टिकल जो कैसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं फ्लो प्रॉपर्टीज। डिपेंड अपॉन द पार्टिकल साइज, शेप एंड डेंसिटी एंड हाइग्रोस्कोपिसिटी जो होती है, यानी मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने की जो पावर होती है उसको हम हाइग्रोस्कोपिसिटी बोलते हैं। इफेक्टिव फॉर्मुलेशन एंड एफिकेसी। देखो यहाँ पे जो आपका फ्लो प्रॉपर्टीज हैं ये आपकी, जैसे यहाँ पे देखो फ्लो प्रॉपर्टी जो है फ्लो रेट, ठीक है। अगर यहाँ पे फ्लो प्रॉपर्टी अगर हमें बढ़ानी है, अगर फ्लो प्रॉपर्टी को अगर हम बढ़ा देते हैं तो प्रोडक्शन और मिक्सिंग यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो आपने देखा होगा, जैसे ये आपकी वीट है, ठीक है, वीट यानी छोटी छोटी गेहूँ है आपकी। अगर आप इस गेहूं में ऐसे पानी डाल के इसको डो बना लेते हो, क्या सर इसका डो बनेगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि अभी ये गेहूं के उसमें है, वीट के फॉर्म में है। अगर हम इसको थोड़ा सा इसको और इसका साइज रिड्यूस कर दें, साइज को अगर हम इसका थोड़ा सा और रिड्यूस कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, एक जो आपका फ्लोर होता है, आटा जो होता है उसकी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब इस आटे के अंदर पानी डालोगे तो अच्छे से क्या हो जाएगा, आपका डो बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे तो अगर हम इसके साइज को रिड्यूस करें तो उसकी मिक्सिंग अच्छे से कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ वही थी बस। तो यहाँ पे अगर फ्लो प्रॉपर्टी है, अगर साइज को रिड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्शन और मिक्सिंग अच्छे से कर पा रहे हैं, ठीक है। और फ्लो प्रॉपर्टी जो फ्लो रेट है अगर उसका जो है अगर कम हो जाता है तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी जो है वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्लो प्रॉपर्टी डिटरमाइंड बाय द एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज आपने इससे प्रीवियस जो है सेमेस्टर में पढ़ लिया होगा। देखो एंगल ऑफ रिपोज में क्या होता है, यहाँ पे कुछ इस तरह से एक फनल टाइप का होता है, उसको वैसे हम कुछ और बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है, फनल टाइप का। लेकिन जो इसकी ये वाली जो लेंथ होती है ना बहुत छोटी होती है, ऐसे बहुत छोटी होती है। फनल जो होता है, फनल की लेंथ थोड़ी बड़ी होगी यहाँ पे ऐसी, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है वो थोड़ी छोटी होती है,
ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ आपके पास केमिकल होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेते हैं NaCl, ठीक है। आपको NaCl को लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 100 ग्राम ले लिया या कितना भी ले लिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक शीट लेनी है, जैसे नॉर्मल शीट होती है प्रैक्टिकल्स की, वो शीट लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको NaCl यहाँ पे डालना है, ठीक है। जब आप NaCl को डालोगे तो ऑब्वियसली बात है, देखो यहाँ पे ना आपको एक ट्राइपॉड स्टैंड भी रखना पड़ेगा, ठीक है। ट्राइपॉड स्टैंड भी आप फॉर एग्जाम्पल रखा हुआ है आपने। तो यहाँ पर आप जब इस पाउडर को नीचे गिराओगे, ठीक है, कोई भी पाउडर हो सकता है, जब इस पाउडर को नीचे गिराओगे तो यहाँ पर एक पूरा क्या बन जाएगा हमारे पास, एक पाइल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे एक पूरा एक पाइल बन जाता है, ठीक है। अब जब पाउडर का जो पाइल होता है उसकी हम क्या करते हैं, रेडियस, ये जो रेडियस है इसको और जो लेंथ है इसको अगर हम मेजर कर लेते हैं तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज है वो हम आगे देखने वाले हैं क्या होता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट होता है, एंगल ऑफ रिपोज को निकालने का एक्सपेरिमेंट होता है। तो यहाँ पे उसका एक फॉर्मूला भी होता है 10 पाई, इसकी जो हाइट आई है वो हमें लिखनी है और यहाँ पे जिसका रेडियस आया वो, ठीक है। तो जो आपकी हाइट जो होती है आपको स्केल से मापनी पड़ती है, हमने तो वैसे स्केल से किया था जब हमने किया था इस परफॉर्म। तो हाइट जो थी आपको हाइट लेनी है और यहाँ पे हाइट पुट कर देनी है और यहाँ पे जो रेडियस इसका आया है, ठीक है, रेडियस आपको यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो फ्लो प्रॉपर्टीज होती हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये पाउडर कुछ इस तरह से फैल जाता नीचे, अगर ज़्यादा इसका एंगल जो है, ये जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 का मतलब क्या है, इसका एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके जो अगर मान लो ये पूरा ऐसे आया था तो इसका एंगल को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 10 जो आपका है पाइप वगैरह, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पर जितना ये जो एंगल छोटा होता जाएगा, देखो अगर ये एंगल जितना छोटा होता जाएगा उतनी फ्लो प्रॉपर्टीज यहाँ पे बढ़ती जाएगी, यानी उतना ही पाउडर जो है आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब वैसे तो आपने कर लिया होगा ये। और देखो यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिपोज होता है, कार्स इंडेक्स होता है और हाउजेनर रेशियो होती है, इन सब के अकॉर्डिंग हम इसकी जो फ्लो प्रॉपर्टीज है वो डिटरमाइन करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया था हमारे पास, हाइग्रोस्कोपिसिटी। हाइग्रोस्कोपिसिटी मतलब क्या होता है, जो एक पाउडर अपने अंदर एक मॉइस्चर को एब्जॉर्व करने की एबिलिटी जो रखता है, ठीक है। तो एबिलिटी ऑफ पार्टिकल टू एब्जॉर्व अ मॉइस्चर। तो यहाँ पर जब एक पार्टिकल, जैसे फॉर एग्जाम्पल नमक जो आपके घर में होता है, वो अगर आप उसको एक टाइम होता है बारिश का, तो बारिश के टाइम पे क्या होता है, जो आपके एनवायरनमेंट में ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, ठीक है, पानी का जो कंटेंट है वो ज़्यादा रहता है। तो आपका NaCl क्या करता है, NaCl उस मॉइस्चर को गेन कर लेते हैं, ठीक है, एब्जॉर्व कर लेते हैं। उस वजह से आपका जो नमक है वो पानी छोड़ देता है और किसी काम का नहीं रहता वो, ठीक है। तो इसलिए मम्मा क्या करती है, उसको अच्छे से ढक्कन को बंद करके रखती है ताकि जो हमारा नमक है वो ना खराब हो, ठीक है। तो ये सब होता है। अब देखो यहाँ पर एक वही लिखा हुआ है, जो आपकी पार्टिकल है अगर वो मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका वेट हैवी पार्टिकल्स बन जाता है वो, ठीक है, किसी काम का नहीं रह जाता। और हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या करता है, पार्टिकल्स की फ्लो प्रॉपर्टी को कम करता है। ये जो है ये पार्टिकल्स की फ्लो प्रॉपर्टीज को, ठीक है, ये कम कर देता है मीन्स, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है डेंसिटी। अब डेंसिटी तो आपने पढ़ रखा होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेंसिटी जो है, यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल के साथ लिखा हुआ है, बल्क डेंसिटी क्या होती है, टैप डेंसिटी क्या होती है, टू डेंसिटी क्या होती है, ये सब आपने पढ़ भी रखा होगा इससे प्रीवियस वीडियो उसमें सेमेस्टर में, लेकिन एक बार हमें दोबारा देखना पड़ेगा उसको। देखो यहाँ पे जो डेंसिटी है, डेंसिटी को मास अपॉन यहाँ पे वॉल्यूम कर लेना, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम होगा। अब मान लो आपने कोई भी XYZ कोई भी आपने पाउडर लिया, उसमें हमने उस पाउडर को हमने 500 ग्राम लिया, ठीक है, और हमने उसको एक मेजिंग सिलेंडर में डाल दिया, ठीक है। अब मेजिंग सिलेंडर में डालने के बाद वैसे इसका एक अपरेटस भी होता है, ठीक है, आपने देखा होगा टैप अपरेटस होता है, बल्क डेंसिटी अपरेटस इसको बोलते हैं, आई थिंक आपके लैब्स वगैरह में होगा वो भी, ठीक है, आप एक बार देख लेना उसको जाके। तो यहाँ पे जो आपका आपने 500 ग्राम आपने पाउडर लिया कोई भी, ठीक है, आपने 500 ग्राम पाउडर जब आपने लिया उसको हमने एक मेजिक सिलेंडर के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस मेजिक सिलेंडर में जब आपने पाउडर डाला तो वो आपका 400 ml तक आया, ठीक है, 400 ml तक वो आया, ठीक है, समझ आया। अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 1.25 ग्राम पर मोल आता है, ठीक है। तो ये तो आपका यहाँ पे सिंपल आपका निकलेगा कि यहाँ तक हमें कोई टैप वैप नहीं किया था, हमने इसको सिंपल हमने पाउडर डाला और इतना ml तक हमारे पास आया और इतना ग्राम हमने लिया हुआ था, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बल्क डेंसिटी। तो बल्क वॉल्यूम क्या होता है, मास हमने लिया, ठीक है, 500 ग्राम, और यहाँ पे बल्क वॉल्यूम, अभी बल्क है, ठीक है, इसके अंदर बल्क वॉल्यूम में क्या करना है, हमें कोई टैप वैप नहीं करना, अभी इसमें सिंपल बल्क वॉल्यूम जो बननी चाहती है वो लिखनी है आपको। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, जब हमने इसको एक ट्रू वॉल्यूम निकालने के लिए टैप वॉल्यूम इसको बोलते हैं। टैप मतलब क्या करना, क्या होता है, आपको मेजिक सिलेंडर है ना उसको नीचे 30 या 50 टाइम आपको क्या करना होता है, टैप करना होता है,
ठीक है। तो जब आप उसको टैप करोगे ना, टैप करोगे तो टैप करते करते क्या होगा, जो आपका पाउडर यहाँ पे 400 ml तक आ रहा था, ठीक है, तो वो आपका थोड़ा कम हो जाएगा, आपका 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा 300 हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको रियल वाली लिखनी है, आप टैप वाली लिखनी है। पहले आपका पाउडर उतना ही रहेगा 500 ग्राम, फिर उसके बाद आपको रियल वाली वॉल्यूम लिखनी है। रियल वाली वॉल्यूम हमारे पास की थी, सॉरी रियल वाली वॉल्यूम कब आ रही है, रियल वॉल्यूम का मतलब क्या है, टैप्ड वॉल्यूम बोल सकते हो आप, या ट्रू डेंसिटी आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपकी जो टैप आई है, टैप वॉल्यूम आई है आपकी, ये 300 ml आई है, तो 300 ml पे लिखना है आपको। उसके बाद आपको कैलकुलेट कर देना है, कैलकुलेट करके ये आंसर आएगा आपका। इसको हम ट्रू डेंसिटी भी बोल रहे हैं। ट्रू डेंसिटी क्या बोलते हैं, मास, जो इतना भी मास है हमारे पास, और ट्रू वॉल्यूम आप नीचे लिखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया उसका। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल शुड बी observe carefully because sometimes particles can be hard or smooth in the some in one cases rough and spongy in the another। अगर हम बात करें यहाँ पे बल्क डेंसिटी की, बल्क डेंसिटी जो है आपकी, उसको हम पोर्स डेंसिटी भी बोलते हैं। यानी इसके अंदर देखो, अभी आपके पास आपने सिंपल पाउडर लिया था और आपने मेजर सिलेंडर के अंदर डाल दिया वो, ठीक है। अब देखो आपने अब पाउडर डाला, ठीक है, पाउडर डालने के बाद यहाँ पे आपके पास इतना, मैंने बोला 400 ml के आसपास आया था, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ ऑक्सीजन के पार्टिकल्स, ऑक्सीजन के आपका सरफेस भी होगा, ठीक है, ऑक्सीजन जो वॉइड स्पेस होते हैं वो भी प्रेजेंट होगा उस पाउडर के अंदर, ठीक है। तो इसका हम पोर्ड बोल रहे हैं, पोर्ड डेंसिटी को बोल देते हैं इस वजह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास बल्क डेंसिटी आई है, मास अपॉन बल्क वॉल्यूम, मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कार्स इंडेक्स की, हम कार्स इंडेक्स को कैसे कर सकते हैं, टैप डेंसिटी के साथ, जो हमने टैप डेंसिटी अभी निकाली थी, टैप करने के बाद बल्क डेंसिटी को माइनस करना है इससे, ठीक है। टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन में टैप डेंसिटी आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्स इंडेक्स, और यहाँ पे 100 भी करना है, ठीक है, 100 मत भूलना। नेक्स्ट हमारे पास आती है हॉर्सनेस रेशियो। हॉर्सनेस रेशियो में हमारी सिंपल है, इसको आप टैप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ रेशियोज भी लिखी हुई है, ठीक है, हॉर्सनेस रेशियो लिखी हुई है यहाँ पर कुछ, यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है कि अगर आपके इतने से इतने उसमें आप, अगर आपका आ रहा है नंबर, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि एक्सलेंट है, गुड है, फेयर है, पॉसिबल है, पुअर है, वेरी पुअर है, ठीक है, वेरी वेरी पुअर है। तो ये सब आपको देखना है, आपको ये जो रेशियो है ना सारी लर्न करनी है, ठीक है। एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, जीपेट के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में तो नंबर ऑफ टाइम वाइवा में पूछा गया होगा, ठीक है आपसे। तो नेक्स्ट हमारे पास है एंगल ऑफ रिपोज। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें इसमें क्या करना होता है, पाइल बनाना होता है, पाइल, जस्ट वेट अ मिनट, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि जब हम यहाँ पे ये जो फनल टाइप है, जब हम इसमें से कोई पाउडर गिराते हैं नीचे, तो एक पाइल बना लेते हैं। तो ये पाइल जो है, ठीक है, इसका हम हाइट और रेशियो निकाल रहे हैं यहाँ पे, सो रेडियस निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को पुट करके हम यहाँ पे निकाल सकते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनल एंगल बिटवीन द सर्फेस ऑफ द पाइल, ठीक है। पाइल आपको पता चल क्या होता है, एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल जो सरफेस उसकी हाइट है, ठीक है, और यहाँ पे रेडियस लेना है, ठीक है। सरफेस क्या होता है, यहाँ पे सरफेस जो आपका रेडियस आ रहा है, हॉरिजॉन्टल मतलब आपका हाइट है, ठीक है। हाँ, बीच में एंगल होता है, वो अगर उसका एंगल कम हुआ तो मतलब आपको जो फ्लो प्रॉपर्टी है अच्छी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, हाइट वगैरह मैंने सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। अगर एंगल ऑफ रिपोज कम होगा, एंगल ऑफ रिपोज अगर कम होगा तो फ्लो प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। अगर इनमें से कोई आपकी रेशो आ रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी 31:35 आई है, तो आपका गुड होगा, ठीक है। 25-30 आ रही है तो आपका एक्सीलेंट होगा। इस चीज़ को ये लर्न करके जाना एग्जाम्स में, ठीक है। एग्जाम्स में वाइवा में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, जीपैट के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल। सॉल्युबिलिटी आपको पता होगा नंबर ऑफ टाइम्स की, एक सोल्यूट के अंदर हम अपना सॉल्वेंट रिजोल्व करते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट में, मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। तो सिंपल वो लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना इसको। इट इज़ अ इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू नो द बिफोर फॉर्मुलेशन। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है अगर हम बढ़ जाती है, सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है आयनाइजेशन कांस्टेंट, इसको आप pKa भी बोल देते हैं, ठीक है। आयनाइजेशन मतलब क्या होता है, आयंस में कन्वर्ट होना या अनआयनाइज्ड फॉर्म से आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ आयनाइज्ड फ्रॉम द अनआयनाइज्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिवर्सिबल होती है, ये अनआयनाइज्ड से आयनाइज्ड में भी हो सकता है और आयनाइज्ड से अनआयनाइज्ड में भी हो सकता है। ये 50-50% चलता है ऐसे, ठीक है। इसका फॉर्मूला एक बार, मतलब इसका एग्जाम्पल है। देखो आपने देखा होगा, आपने अगर मेडिसिन केमिस्ट्री में अपने फोर्थ सेमेस्टर की जो मेडिसिन केमिस्ट्री उसमें फर्स्ट यूनिट में आपने देखा होगा कि आपकी जो अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड के बारे में आपको थोड़ा वहाँ पे बताया गया था कि जो आपकी जो अनआयनाइज्ड होती हैं वो आपकी लिपिड सोल्यूबल होती हैं, ठीक है। लिपिड सोल्यूबल जो होती हैं वो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं, ठीक है। आपकी जो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल्स की, उसको क्रॉस कर जाती हैं, ब्लड में चली जाती हैं वो, ठीक है। तो मतलब इजीली हमारी बॉडी में लिपोफिलिक फॉर्म में वो सोल्यूबल हो सकती है, मतलब एब्जॉर्ब हो सकती है, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो आयनाइज्ड फॉर्म है, जो वाटर सोल्यूबल फॉर्म होती है, वो इतना नहीं होती, ठीक है। और जो वाटर सोल्यूबल होती है उसको उनका एब्जॉर्प्शन भी कम होता है बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर मेनली क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर आपको किसी ड्रग को, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ड्रग है, ठीक है, अभी वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में है, ठीक है, आयनाइज्ड फॉर्म में, अभी वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में आपने उसको दिया, ठीक है, आपके स्टमक में आई, स्टमक में आने के बाद अब उसको जाना है ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर जाने मतलब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के लिए इसको आयनाइज्ड फॉर्म में आना पड़ेगा। तो जब ये ड्रग यहाँ पे आएगी तो यहाँ पर आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका मेन क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल सीएनएस वाली कोई ड्रग है, सीएनएस वाली कोई ड्रग होगी तो उसको बी को क्रॉस करना पड़ेगा। तो उसको क्रॉस करने के लिए तो उसको आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। आपने ये भी सुना होगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं ब्लड के अंदर, एल्बुमिन वगैरह प्रोटीन सारे होते हैं, तो उसके साथ ये बाइंड करती हैं, देन अपने एक्टिव एक्शन पे जाती हैं, ठीक है, साइट ऑफ एक्शन पे जाती हैं, वहाँ पे अपना एक्शन शो करती हैं। तो सिंपल ये कहानी है इनकी। आप इसको पूरा लंबा करके भी लिख सकते हो एग्जाम्स में, लेकिन अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप लिख रहे हो ना तो इस तरह में लिख सकते हो, ठीक है। अनआयनाइज्ड फॉर्म जो है लिपिड सोल्यूबल होती है, लिपोफिलिक होती है, और इनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है ज़्यादा होता है। अनआयनाइज्ड फॉर्म जो होती है वाटर सोल्यूबल होती है, हाइड्रोफिलिक होती है, एब्जॉर्प्शन कम होता है। नेक्स्ट जो है पीकेए क्या होता है, पीकेए मैंने आपको बताया आयनाइजेशन, ठीक है। पीके सिंपल आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट आपकी कोई वैल्यू होती है, तो यहाँ पे पीके जो आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करने ये देखो यहाँ पे इसको हम एसिडिटी के लिए या मतलब पीएच को मेजर करने के लिए, पीएच को कैलकुलेट करने के लिए आपने होजनर ये हेज़बर्ग इक्वेशन तो सुनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एसिड ड्रग्स के लिए अगर हम बात करें फॉर एसिडिक ड्रग, तो यहाँ पे आपको पीएच जो लेना है, पीके जो आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, लॉग। और अगर आप एसिड के लिए ले रहे हो इसको ना जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, लर्न नहीं रख पाते कि यहाँ पे आयनाइज्ड ऊपर आएगा, ये आयनाइज्ड अनआयनाइज्ड कैसे आएगा, ठीक है। तो उसको लर्न करने का सिंपल तरीका क्या है, देखो यहाँ पे पहले एसिड आ रहा है, ठीक है। अगर आप एसिड के लिए लिख रहे हो, एसिड में कोई चीज़ अगर आप डाल रहे हो तो वो टूटेगी ही टूटेगी। तो आयनाइज मतलब किसी चीज़ का टूट जाना, तो सबसे पहले टूटेगी वो चीज़। तो यहाँ पे आप लिखो, सबसे पहले लिखो आयनाइज्ड, यानी एसिड की वजह से आयनाइज्ड हो रही है, ठीक है, और बेस की वजह से आयनाइज्ड नहीं हो रही, ऐसे आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो आयनाइज्ड नहीं हो रही यहाँ पर, और यहाँ पे आयनाइज्ड हो रही है क्योंकि ये एसिड सबसे पहले डाल रहे हैं, तो सबसे पहले आयनाइज्ड आएगा। बेस अगर हम डाल रहे हैं तो यहाँ पे अनआयनाइज्ड आएगा, ठीक है। और नीचे तो आप यहाँ लर्न कर ही सकते हो, अगर आयनाइज्ड आ रहा है तो अनआयनाइज्ड, अनआयनाइज्ड आ रहा है तो यहाँ पे आयनाइज्ड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स भी होती हैं जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लिख सकते हो आप, ठीक है, और पोटेंशियोमीटर आप लिख सकते हो, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि अगर वीक बेस एसिड है तो आयनाइजेशन कैसा होगा उसका, अनआयनाइज्ड एट द ऑल पीएच, ठीक है, हर एक पीएच पे वो अनआयनाइज्ड रहेगा। इसका जो पीके वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे देख लेना एक बार, ठीक है। और आपकी मॉडरेटली जो वीक एसिड है, ठीक है, उनके लिए भी एक क्या रहेगा कि आपका गैस्ट्रिक पीएच पे ये अनआयनाइज्ड रहेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए आयनाइज्ड रहेगा, हो जाएगा हर एक पीएच पे, ठीक है। वीक एसिड कोई अगर है आपका वेरी वीक बेस अगर आपको कोई है, अनआयनाइज्ड रहेगा इंडसाइन पीएच पे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो ऑब्वियस बात है आयनाइज्ड हो जाएगा और पीएच पे, ठीक है। तो एक बार देख लेना इसको एक बार। नेक्स्ट हमारे पास आता है पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर तो यूज टू चेक द पार्टिकल्स आर एसिड और बेस, ठीक है। पीएच किस लिए इस्तेमाल, पीएच को जो हम अगर हम कर रहे हैं अगर हम तो एसिड और बेस के लिए पता कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो पीएच को डिटरमाइन करने के लिए भी होता है यहाँ पर पीएच मीटर भी आपने सुना होगा। इट कैन बी अफेक्टेड the solubility of particles by changing of the pH. Solubility of the acid and base drugs can be changed, ठीक है। and solubility may be improved with the addition of acids and bases excipients, ठीक है। और solubility of aspirin can be enhanced by the addition of alkaline buffer. dissolution अगर हम बात करें यहाँ पे, it is a process by which a solid substance enter the solvent phase to make the solution. अगर हम बात करें यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट की, कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है, देखो यहाँ पर सिंपल क्या होता है, व्हेन अ सोल्यूशन ऑफ अ, ये एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल देखो कॉमन आयन से क्या समझ आ रहा है,
फॉर एग्जाम्पल आपने एसिटिक एसिड लिया और यहाँ पे सोडियम एसिटिक एसिड लिया, ठीक है। जब ये आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो हाइड्रोजन और सोडियम अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, इसे पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर इसमें मेन कॉमन क्या आ रहा है कि ये जो आपका आ रहा है, ठीक है, ये कॉमन आयन है, ठीक है। कॉमन आयन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो ये दोबारा से रिवर्स हो जाता है इसके अंदर, ठीक है, दोबारा से ये रिवर्स हो जाएगा अगर ये ज़्यादा हो गया, इसका अगर इसका कंसनट्रेशन ज़्यादा बढ़ गया तो ये दोबारा रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये जो आपका कॉमन आयन इफेक्ट है ये आपकी डिसोल्यूशन को कम कर सकता है। सिंपल मैंने आपको लिखा भी हुआ था यहाँ पे, देखो अभी लिखा हुआ है डिक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टीशन कोफिशिएंट। देखो ये भी आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, इसमें हम लिपोफिलिसिटी और हाइड्रोफिलिसिटी देखते हैं इसमें, ठीक है। आपके पास ऐसे सेपरेटिंग फनल होता है, ठीक है। अपना एक्सपेरिमेंट भी क्या होगा, ये आपका वाटर होता है नीचे, सॉरी ऑयल होता है और नीचे वाटर वाला होता है, ठीक है। ऐसे क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वाटर नीचे और ऑयल ऊपर होगा क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम होती है। इट इज़ द रेशियो ऑफ द अनआयनाइज्ड ड्रग इन ऑयल फेज टू वाटर फेज, ठीक है। यहाँ पे आपका देखो इस तरह से आपका कुछ सेपरेटिंग फनल होता है, ठीक है। अगर आपने देखा भी अगर इस तरह से कुछ सेपरेटिंग फनल होगा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे एक टैप लगा होता है और जैसे आपने नीचे वाटर डाल दिया, नीचे वाला जो होता है वाटर फेस होता है और ऊपर वाला ऑयल वाला फेस होता है, ठीक है। आप इस दोनों को मिक्स करते हो। अगर मान लो आपकी कोई पता करना है, फॉर एग्जांपल एक्सपाइर कोई भी ड्रग है आपकी, ठीक है, कोई मान लो न्यू ड्रग आपके पास आई है और आपको पता करना है कि इसका जो ये लिपोफिलिसिटी है हाइड्रोफिलिसिटी में, ठीक है, यानी ये जो ड्रग है आपकी क्या किस नेचर की है। तो अगर आपको पता करना होगा तो जैसे आपने यहाँ पे दो फेस लिया है, वाटर वाला फेस और ऑयल वाला फेस, ये ऑयल वाला ये वाटर वाला, आपने इस ड्रग में डाल देना है इसको, ठीक है। आपने इस सेपरेटिंग फनल के अंदर डालना है और उसको जैसे मिक्स करना है, पूरा हिलाना है इसको, ठीक है। जब हिल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वाटर ऑयल पहले तो मिक्स हो जाएंगे आपस में, फिर धीरे धीरे क्या होगा अपने आप को सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि वाटर ऑयल आपस में मिलते नहीं है, वो बाद में क्या हो जाएंगे दोबारा से सेपरेट हो जाएंगे। तो जब आपने इसमें ड्रग डाल दिए, ठीक है, अब जो ड्रग है यहाँ पर, अब देखो एग्जांपल आप ले सकते हो बेंजीन और बेंजोइक एसिड। बेंजीन और बेंजोइक एसिड जो होते हैं आपस में मिल जाते हैं लेकिन वो वाटर में नहीं मिलते, ठीक है। आप ये एग्जांपल लिख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद देखो अगर ये ड्रग जो है इसका कंसंट्रेशन आप चेक करोगे बाद में कि इसका कंसंट्रेशन अगर वाटर में ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब ये वाटर सोल्यूबल होगी। अगर इस ड्रग का कंसंट्रेशन ऑयल में ज़्यादा हुआ तो उसका मतलब ये ऑयल सोल्यूबल होगी, ठीक है। सिंपल यही आपका मेथड है। तो यहाँ पे सब लिखा हुआ एक बार देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म्स, यानी नंबर ऑफ फॉर्म्स आप बोल सकते हो, मैनी फॉर्म्स आप बोल सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, अपना एग्जाम्पल ले लो। आप जैसे आप जब अपने स्कूल टाइम में होंगे या अभी तो कॉलेज में हो आप, ठीक है, तो कॉलेज टाइम अगर आप होते हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा नेचर होता है आपका, और जब घर आते हो तो कैसा नेचर होता है आपका, ठीक है। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जब होते हो तो आप कैसा नेचर होता है आपका। तो डिफरेंट डिफरेंट नेचर जो है आप हो तो सिंगल इंसान लेकिन आपका नेचर जो है सबके साथ अलग अलग होता है, ठीक है। कभी आपको गुस्सैल वाला नेचर होता है, कभी आप बहुत खुश रहते हो, ठीक है। तो आप सिंगल पर्सन हो लेकिन आपका जो नेचर है वो मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे इसमें होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म में भी अपना अलग अलग फॉर्म्स करते हैं, ठीक है। हर एक जगह पे इसका अलग अलग फॉर्म निकलता है। तो यहाँ पर देखो एन एबिलिटी ऑफ ड्रग्स सब्सटेंस टू एग्जिट मोर देन वन क्रिस्टलाइन फेस इज कॉल्ड अ पॉलीमॉर्फ, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने छोटा सा, एक बार देख लेना इसको। एंड दे हैव अ डिफरेंट अरेंजमेंट एंड मैनी डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट पैटर्न एंड सोलिबिलिटी स्टेबिलिटी एंड थेरेप्यूटिक एक्शन। इस एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल एक बार देख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टाइप की, जो है ये 2 टाइप की होती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर लो, 2 टाइप्स की होती हैं। पहला जो हमारे पास होती है एनेंशोट्रोपी। एनेंशोट्रोपी में क्या होता है, पॉलीमर कैन बी अ रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल हो सकते हैं ये लेकिन ये इरिवर्सिबल होते हैं, अगर एक बार चेंज हो गए तो दोबारा अपने फेस में नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें आपको सिर्फ 5 चीज़ें पढ़नी है। पहला हमारे पास होती है हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेस्मिनेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। सॉरी मॉर्फिज्म नहीं, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, पॉलीमर्स बनते हैं। देखो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, वैसे मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है और पॉलीमर्स जो होता है, देखो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, पॉलीमर होता है, ठीक है। और इसमें पॉलीमराइजेशन होती है, पॉलीमराइजेशन पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मैनी फेसेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दिस वी स्टडी अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस, ठीक है। अगर को केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या करना होता है, हमें पढ़ना होता है कि जैसे हमारे कोई ड्रग है, अगर वो हाइड्रोलाइसिस की वजह से यानी वाटर एब्जॉर्ब हो गया अगर उसके अंदर, ठीक है, वाटर उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो यहाँ पे हमारी ड्रग जो है डिग्रेडेड हो जाएगी, ठीक है, डिग्रेडेड हो जाएगी। अगर ऑक्सीडेशन की वजह से, रिडक्शन की वजह से हमारी जो ड्रग है
अगर उसका जो स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया तो हमारे बॉडी में कोई काम ही नहीं कर पाएगी वो, ठीक है, हमारी बॉडी में आने से पहले वो खराब होगी। तो फिर इससे प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है, और इसको हम देखने वाले आगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। व्हेन द ड्रग सब्सटेंसेस अंडर द मोइस्ट, जब भी हमारे कोई ड्रग है कोई भी मॉइस्चर के अराउंड में आती है, मॉइस्चर उसमें आती है, ठीक है, कम्पैक्ट में, तो यहाँ पे बेसिकली वाटर है वो होता है हमारे पास, वाटर है मॉइस्चर हो सकता है, ठीक है, रिएक्ट करती है विद द वाटर एंड गेट द हाइड्रोलाइज्ड, यानी ब्रेक डाउन हो जाता है इस ड्रग का, जो हमारी ड्रग सब्सटेंसेस है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। यानी देखो हाइड्रो का मतलब क्या होता है वाटर, लाइसिस मतलब वाटर के प्रेजेंस में आने के बाद टूट जाना ड्रग का, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस। एंड द मोस्टली ड्रग व्हेन फंक्शन ग्रुप ईस्टर, आपके ईस्टर हो गया, माइड हो गया और लैक्टोमाइड हो गया, अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस। मेनली जो आपके हैं ईस्टर हो सकते हैं, ठीक है, ईस्टर वाले जो ग्रुप होते हैं वो हो सकते हैं, माइड वाले हो सकते हैं और लैक्टोम वाले हो सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया हुआ है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर्स का। हमारे पास ईस्टर दिया हुआ है, ईस्टर को अगर वाटर का कंटेंट में आ जाता है अगर ईस्टर, तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर जो ये आपका एक एसिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बाद में, अगर ये वाटर के उसमें आ गया, ठीक है। तो ईस्टर आपके वाटर के कन्वर्ट जब आ जाता है तो यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, तो उसका मतलब आपका जो सब्सटेंस है वो डिग्रेड हो गया, ठीक है। तो ड्रग विच आर अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस, एस्प्रिन हो गया, ठीक है, एस्प्रिन, एट्रोपिन और आपका प्रोकेन हो गया, ठीक है। अमाइड्स वाली अगर हम बात करें, यहाँ पे अमाइड जो है अगर वाटर के कंटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे दोबारा ये एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिडिक ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल आपके बायोब्रेट्स दिए हुआ है, ठीक है। हम इनको हाइड्रोलाइसिस से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मेक अ डिफरेंट फॉर्म मॉइस्ट, यूज अ मॉइस्चर रेजिडेंट पैक। देखो हम उसकी पैकेजिंग ऐसे बना सकते हैं ताकि हम उसको मॉइस्चर से बचा सकें, ठीक है, प्लास्टिक्स के उसमें हम पैक कर सकते हैं उसको। अब देखो नेक्स्ट हम बफर, हम इसमें यूज़ कर सकते हैं बफर, अगर हम उसको बफर उसमें मिला देते हैं तो तब भी हम उसको कर सकते हैं मेंटेन, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोकेन, बेंजोनोइन एंड कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एडिशन ऑफ कैफीन। जब हमारे पास प्रोकेन और बेंजोकेन होता है, उसको हम अगर उसमें हम कैफीन डाल देते हैं, कैफीन क्या होता है, ये भी एक तरह से वाटर को अब्जॉर्ब करता है, लेकिन कैफीन में जब हम इसमें डालते हैं तो कैफीन जब वाटर अब्जॉर्ब कर लेगा तो इनको प्रिवेंट कर देगा, ठीक है। और इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं केमिकल स्ट्रक्चर्स में ताकि वो हमारा जो ड्रग है अच्छे से मोस्ट ना हो पाए किसी पानी वानी से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो दोनों साथ साथ कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा होगा नंबर ऑफ टाइम। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है उसके कंटेंट में आने के बाद हमारा जो ड्रग है वो खराब हो जाता है। जैसे आपके चिप्स जो होते हैं, चिप्स अगर आप उसको 5 मिनट के लिए बाहर रख दोगे तो आपका डिग्रेडेड हो जाएंगे, ठीक है, सिल जाएंगे वो बिल्कुल, ठीक है, तो आपके खाने लायक नहीं रहेंगे। सिंपल ऑक्सीडेशन में ऐसे होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड हो जाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सारा ऑक्सीडेशन में आता है। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन अकर ड्यू टू द ऑक्सीजन, हैवी मेटल आयंस, लाइट एंड अल्डिहाइड, अल्कोहल, फिनोल, अल्कलॉइड्स एंड फैट्स आर ऑयल्स आर मोर सस्पेक्टेबल मोर टू द ऑक्सीजन, ठीक है। आपको पता है ऑयल फैट जो होते हैं वो ज़्यादा सस्पेक्टेबल होते हैं टू द ऑक्सीजन। देखो जब आपका जो घी वगैरह होता है ये कैसे होता है, ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेजिडिटी ऑफ ऑयल। और यहाँ पे आपके पास अल्कोहल जो है अगर वाटर कंटेंट में आ जाती है तो यहाँ पे एसिडिक नेचर उसका हो जाता है। हाइड्रोलाइज अगर हाइड्रोजनेशन अगर हम करते हैं ऑयल्स में तो यहाँ पे रिडक्शन होती है, ठीक है। इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, सिंपल है, हम एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे BHT, ठीक है। यूज ऑफ रिडक्सिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है इसका। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन का जो मीनिंग है, इसमें ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म से ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाता है इसको हम रेसिमाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। इट इज द प्रोसेस इन विच द एनेंटियोमर्स of the compound is converted into another, which can be alter the pharmacokinetic and pharmacological and toxicological properties. So toxicological properties, it is depend upon the temperature, solvent, crystal and presence and absence of the light. एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमारे पास एल एपिनेफ्रिन होता है वो ज़्यादा, मतलब अगर वो एल यानी लीवो एपिनेफ्रिन अगर होगा वो तो ज़्यादा हमारे पास मोर एक्टिव होगा, कितना से 15 to 20 टाइम मोर एक्टिव होगा देन द डी एपिनेफ्रिन से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है पॉलीमराइजेशन यानी पॉलीमर्स का यहाँ पे फॉर्म होता है। तो यहाँ पे सिंपल जो है, देखो पॉलीमर में क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे एक आपके पास मान लो ड्रग है और यहाँ पे ये चेन फॉर्म कर ले, ऐसे
पॉलीमर फॉर्म ऐसे कर लेती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन, इन विच 2 और मोर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स जॉइन टू फॉर्म लार्ज कॉम्प्लेक्स और पॉलीमर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें ये क्या करती है, अगर पॉलीमराइजेशन हो जाता है किसी ड्रग्स के अंदर, केमिकल्स के अंदर, तो यहाँ पे डिग्रेडेशन कर देती है, डिग्रेडेशन ऑफ अल्डिहाइड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमने प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज जो है ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट कर ली है, हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली है इसकी, ठीक है। और बाकी हमारे पास बेसिस क्लासिफिकेशन जो बची हुई है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो आई थिंक 40-50 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है, तो मैं नहीं चाहती कि थोड़ा और लंबा कर दिया मैंने इसको, तो आप नहीं देखोगे इसको, ठीक है। तो सिंपल मैं आपको जो बेसिस क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराने वाली हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जो नोट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम पेज, वो लिंक जो है मैं इसको दे दूंगी PDF का, और जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे।